हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है चैप्टर में और आगे बढ़ने की, और आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की, और यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वह है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आ चुका है, देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स की डिस्कवरी के ऊपर सवाल आया है कि सेल्स की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने करी। तो मुझे तो लगता है कि इन सारे ही सवालों के जवाब हमको बहुत ही पहले मिल चुके थे। कब? इस चैप्टर के पहले लेक्चर में, जब हमने सेल की डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करी थी, है ना। कुछ याद आया कि नहीं आया? आना चाहिए बेटा, आना चाहिए, पढ़ चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है सर रॉबर्ट हुक, एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने 1665 में सेल्स की डिस्कवरी करी। ऑल्दो जो सेल्स उन्होंने डिस्कवर करे थे वो डेड सेल्स थे, बट सेल्स नाम की भी कोई चीज़ होती है ये बताने वाले सर रॉबर्ट हुक ही थे। तो नेचुरली सेल्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। ठीक है, अच्छा, सेल्स की डिस्कवरी उन्होंने करी कैसे? तो हुआ ये था कि एक स्पेनिश ओक ट्री हुआ करता था, उसका कॉर्क सर ने निकाला और कॉर्क की एक बहुत ही पतली सी स्लाइस को उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा। आई रिपीट, कॉर्क की एक थिन स्लाइस को उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसको देखा, ऑब्जर्व करा। तो उनको क्या समझ में आया? उनको ये समझ में आया कि भाई उस कॉर्क की पतली सी स्लाइस में ना छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, है ना, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, लाइक दिस टाइनी रूम्स हैं, बहुत छोटे छोटे से, है ना, टाइनी रूम्स। अब ये बात सभी को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। सर रॉबर्ट हुक ने बोला कि जिस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, एक हनी कॉम्ब होता है, उसमें कैसे छोटे छोटे से हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, ठीक वैसा ही कुछ हमें इस कॉर्क की स्लाइस में भी देखने को मिल रहा है, एकदम छोटे छोटे से रूम्स एंड कंपार्टमेंट्स। तो इन्हीं रूम्स एंड टाइनी कंपार्टमेंट्स को आगे जाकर के सर ने नाम दिया सेल्स का। क्या नाम दिया बेटा? सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि ये जो कॉर्क की पतली सी स्लाइस है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो सेल्स सर ने डिस्कवर करे थे वो डेड सेल्स थे। कैसे पता चला डेड सेल्स थे? क्योंकि ये जो टाइनी कंपार्टमेंट्स थे ना बेटा, जो टाइनी रूम्स थे, ये बिल्कुल एम्प्टी थे। भाई अब क्योंकि हम अपने चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, हम सेल के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ चुके हैं, तो अब हमको ये चीज़ पता है, ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एक लिविंग सेल के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कितना कुछ होता है एक लिविंग सेल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें इन कॉर्क सेल्स की, तो ये बिल्कुल खाली थे, इनके अंदर कुछ भी नहीं था, ना सेल मेम्ब्रेन थी, ना साइटोप्लाज्म था, ना न्यूक्लियस था, ना ऑर्गेनल्स थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनको सेल वॉल जो है ना, रॉबर्ट हुक सर ने केवल इन सेल्स की जो सेल वॉल थी बस उनको वही दिखी थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो सेल्स सर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करे थे वो एक्चुअली डेड सेल्स थे, क्योंकि वो जिन कमरों की वो बात कर रहे थे, जिन कंपार्टमेंट्स की वो बात कर रहे थे, वो खाली थे, वो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे। तो कोई भी सेल खाली कब होता है? जब वो डेड सेल हो। ठीक है,
पर कोई नहीं, एटलीस्ट डेड सेल्स के बारे में बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक, है ना? तो उन्हीं के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ भैया, सेल्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो उन्हीं को दे दो। ठीक है, चलो अब इसको लिखेंगे कैसे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665, ईयर याद रख लेना। ही एग्जामिन्ड अ थिन कॉर्क स्लाइस थ्रू अ सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। मैंने क्यों बोला, 2 बार मैंने बोला कि खुद अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप का सर इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो उन्होंने खुद ने बनाया था, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही बेसिक सा होगा, है ना? एंड सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टाइनी कंपार्टमेंट्स। ही कॉल्ड देम सेल्स, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला, जिसका मतलब ही होता है क्या? एक लिटिल रूम। ठीक है, तो वो जो टाइनी कंपार्टमेंट्स उनको नज़र आए कॉर्क की स्लाइस में, और उन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स का, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा है? सेलुला, जिसका मतलब होता है अ टाइनी या लिटिल रूम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इसके ऊपर तो अपन कितनी बात कर चुके हैं बेटा, कि सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं रैंडमली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सिंगल सेल्ड हो, या बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो, मैं मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने वाले कौन होते हैं? सेल्स ही तो होते हैं। आप छोटा ऑर्गेनिज्म लो, बड़ा लो, माइक्रोस्कोपिक लो, हाथी जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म ले लो बेटा, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसके स्ट्रक्चर को बनाने वाले कौन होते हैं? सेल्स ही होते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे सेल्स, है ना? उसके अलावा फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके बॉडी में सर्टेन प्रोसेसेस हों। वो सर्टेन प्रोसेसेस कहाँ होती हैं बेटा? उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं ना, उन्हीं सेल्स में वो सारी प्रोसेसेस होती हैं, वो सारे फंक्शंस होते हैं, जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह पाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने वाले कौन होते हैं? सेल्स होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए जितने भी असेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने वाले जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं? सेल्स ही तो होते हैं। सारे असेंशियल फंक्शंस कहाँ होते हैं? सेल्स के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। इसीलिए सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। All the living organisms are made up of cells. Thus, cell is the structural unit of life. Each cell acquires distinct structure and function due to the organization of its membrane and cytoplasmic organelles in the specific way. Such an organization enables the cell to perform basic functions such as respiration, obtaining nutrition, clearing of waste materials, forming new proteins, etc. etc. मतलब cells के अंदर क्या होता है बेटा? ये सारे basic functions, essential functions जो ना perform होते हैं. Thus, cell is therefore the basic functional unit of living organisms. ठीक है? How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss. सेल के अंदर और बाहर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, बाहर कैसे निकल पाती है ना, मतलब लाइक दैट। उसके अलावा पानी कैसे सेल के अंदर आ सकता है, बाहर निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो इस सवाल का जवाब हमने वहीं देख लिया था। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसका मैंने आपको एक सिमुलेशन भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। कि मान लो कि ये क्या है बेटा, एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर ढेर सारी क्या हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब सेल के सराउंडिंग में जो एयर है या सेल का जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैंने क्या बोला? सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के बाहर जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर फ़र्क है। कहाँ फ़र्क है? दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में। सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
और सेल के बाहर उसके एक्सटर्नल सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो चीज़ों की टेंडेंसी होती है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये बोलेगी कि अरे अरे मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सामने एक्सटर्नल सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से निकल करके लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाती हूँ। और लिटरली बेटा यही होता है, सेल के अंदर जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ है गैस का फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, डिफ्यूजन का। तो ये जो सवाल है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल से बाहर कैसे निकल आती है, मूवमेंट कैसे होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन जो नाम है ना वो अपने आप में ही मतलब सफिशेंट है। अगर आपने बोल दिया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल के बाहर कैसे निकलती है डिफ्यूजन के थ्रू, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि बच्चे को पता है कि हाँ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझे? चलो, उसके अलावा पानी का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, पानी सेल के अंदर सेल के बाहर कैसे जा सकेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब अपन किसी सॉल्वेंट के डिफ्यूजन की बात करते हैं अक्रॉस अ सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, किसी सॉल्वेंट के डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं अक्रॉस अ सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन तो बेटा बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सॉल्वेंट्स के डिफ्यूजन की अक्रॉस अ सिलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर अपना सॉल्वेंट क्या है, पानी है। तो पानी जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और जब पानी डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर आ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। अपन को हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का केस याद है ना, कि जब अपन सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो फूल जाता है बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस, पानी जो है सेल के अंदर आ जाता है। और जब अपन किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हो जाता है एक्सोस्मोसिस, कि सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर निकल जाता है उसके एक्सटर्नल सोल्यूशन में, है ना। भाई डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आना। तो जैसे कि सपोज ये सेल है, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर पानी कम है और इसके सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है, तो बाहर का जो पानी है वो बोलेगा कि अरे अरे मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाऊँगा। डिफ्यूजन हुआ है किसका, पानी का हुआ है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हुआ है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। कौन सा वाला, एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब क्या, क्योंकि पानी सेल के अंदर आ रहा है ना, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। इसका उल्टा भी होता है कि मान लो कि ये सेल है, इसके अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, तो अंदर का पानी क्या बोलेगा, यार मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, बाहर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाऊँगा, मतलब अब सेल के अंदर का पानी बाहर आ गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। एक्सोस्मोसिस, एक्सो मतलब बाहर जाना, पानी बाहर जा रहा है इसलिए एक्सोस्मोसिस। ठीक है, चलो अब इसको अपन लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन which involves the movement of the molecules from higher concentration to the lower concentration across the cell membrane. Water moves in and out of the cells by osmosis. Osmosis is the movement of water, yeah, solvent, through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solutes. या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात है। ठीक है, चलो तो याद रखना कि गैसेस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिफ्यूजन और पानी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि भैया
माना कि सेल वॉल कैसी होती है, परमीबल होती है, मतलब सेल वॉल तो किसी को भी सेल के अंदर आने देगी, किसी को भी सेल के बाहर निकलने देगी, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। वो बोलती है कि भैया मैं तो चुन चुन की चीज़ों को सेल के अंदर आने दूंगी और चुन चुन की चीज़ों को सेल के बाहर निकलने दूंगी, ऐसी हर कोई मुझे क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। Plasma membrane permits the entry and the exit of only selected materials in the cell. It also prevents the movement of selected materials. Therefore, the plasma membrane is called the selectively permeable membrane. ठीक? Next question. Fill in the gaps in the following table illustrating the differences between prokaryotic and eukaryotic cells. देखो बेटा ऐसा है, ये जो आपकी टेबल है ना, ये आपकी NCERT बुक की टेबल है, और क्योंकि ये NCERT की टेबल है तो फिर ये आपके लिए याद करना बेहद ज़रूरी है। जब भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ये 4 डिफरेंसेस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, ये आपको लिख करके आने ही आने हैं, वो आपके लिए कंपलसरी है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो तो आपको लिख करके अपने आंसर में आना ही है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और, ठीक है। देखो क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले साइज़ का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, तो साइज़ कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, कितना 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कितना 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक। नेक्स्ट न्यूक्लियर रीजन। आपको पता है कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम प्रिमिटिव टाइप का सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला जो मेम्ब्रेन है, जो एनवेलप है, वही गायब होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड, बहुत ही मतलब ऐसा कि शर्म आ जाए देखने में, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो मेम्ब्रेन है, वही गायब होती है। और ऐसे अनडिफाइंड या पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में तो जो उनका न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो ठीक है। देन प्रोकैरियोटिक सेल्स की यदि हम देखें तो उनमें क्रोमोसोम केवल सिंगल होता है, वेराज इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम्स का जो नंबर है बेटा वो मोर देन 1 हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, वेरी ट्रू, वेराज इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तमाम तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, यदि हम बात करें प्लांट सेल्स की। उसके अलावा राइबोसोम्स तो खैर इनमें भी होते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं इसलिए, है ना। उसके अलावा लाइसोसोम्स वगैरह हो गए, तो ये सब कुछ कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन से ऐसे बेटा 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। बट 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो बोलते हैं कि भैया हम अपना खुद का जो है ना थोड़ा बहुत डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स अपने पास रखते हैं। कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, जिसके कारण ये खुद ही क्या करते हैं, अपने लिए कई हद तक प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर कोई सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए कोई केमिकल फैक्टर के कारण या कोई फिजिकल फैक्टर के कारण, तो क्या होगा। सो if the organization of a cell gets destroyed due to any reason, then lysis of the whole cell will occur due to the enzymes released by lysosomes. बेटा lysosomes क्या होते हैं, membrane bound structures होते हैं, vesicles होते हैं जिनके अंदर digestive enzymes भरे होते हैं। हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। तो मान लो कि अगर सेल कल को बुढ़ा गया या सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल
बीमार हो गया है ना, बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, ये सेल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो सेल क्या करेगा, सेल बोलेगा लाइसोसोम्स से कि भैया तुम्हारे जो सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है उसको तुम तोड़ दो, ताकि तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ जाए, सेल के अंदर आ जाएं और सेल के अंदर के पूरे कंटेंट को वो डाइजेस्ट कर दें। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, सेल्स सुसाइड भी कर लेते हैं, कि उनको पता होता है कि भैया हमारे अंदर तो इन्फेक्शन हो ही गया है, दूसरों में इन्फेक्शन ना फैले, है ना, नेबरिंग सेल्स को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए खुद ही मर जाओ, सुसाइड कर लो, लाइक दैट। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, क्यों बोलते हैं, तो बहुत ही इसका आसान सा रीज़न है। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल द होल सेल, है ना, या आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हर तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। During breakdown of the cell structure, when the cell gets damaged, lysosomes digest their own cells by releasing their own enzymes, therefore they are known as suicide bags of the cell। कि मान लो कि अगर सेल डैमेज हो गया, पता है कि सेल डैमेज हो गया है, आगे काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हटा दो ताकि उसकी जगह पे नया सेल आ जाए, है ना, वो एफिशिएंटली काम करे। तो एक डैमेज्ड सेल की जो साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ कर देते हैं सेल में, ताकि सेल का जितना भी कंटेंट है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए और सेल मर जाए, ठीक है। चल, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, हमारे सेल में प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं बच्चों, तो इसका जवाब होगा, पहली बात तो ये कि राइबोसोम्स, देखो सवाल ये है कि हमारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्स में प्रोटीन सिंथेसाइज करता कौन है, तो आप क्या बोलोगे, राइबोसोम्स। एनसीईआरटी केवल एक ही बात लिखती है राइबोसोम्स के बारे में कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, मतलब राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ पाए जाएंगे राइबोसोम्स वहाँ वहाँ क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। तो राइबोसोम्स बेटा आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसमें चिपके होते हैं। RER मतलब कि RER की सरफेस पे भी क्या होता है, वो चिपके हुए रहते हैं। तो मेनली क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं होता है। सो राइबोसोम्स अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। कि ना सिर्फ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, बल्कि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की आउटर लेयर पर और RER के सरफेस पर भी चिपके रहते हैं। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम्स पाए जाएंगे वहाँ वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, RER में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने इस चैप्टर के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और सॉल्व कर लिया है। अब अपन लेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन्हें हम कर लेंगे सॉल्व, ऐसे ही डिस्कस करते करते। तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।